बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने तहरीक लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद कर दी है। इस हवाले से वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेजने का ऐलान किया है। इस समेत दिन भर के जो अहम मौजूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को हुकूमत की जानिब से कलअदम करार दिए जाने के बाद क्या मामलात संभल गए हैं? अब हुकूमत को इस बात का यकीन है कि मामलात नहीं संभले जी। तमाम वज़रा को यकीन है कि मामलात नहीं संभले। तमाम अरकान पार्लियामेंट को यकीन है कि मामलात नहीं संभले और वो बयानात दे रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं और निजी महफिलों में परेशान हैं। और मामलात इस तरह होने भी नहीं चाहिए थे। पहली बात तो यह है कि जो मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा इस बात को दोहराने की हाथ जोड़ के अपने जो अकाबरीन हैं कि एक होता है बयानिया और एक होता है उसका काउंटर नैरेटिव। जब ये तालिबान का मसला छिड़ा आज से 20 साल पहले, जब अफगानिस्तान में फौजें उतर रही थी 20 साल पहले, और चंद घंटे पहले जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन उसी वाइट हाउस के ट्वीटी रूम में खड़े होकर कह रहे थे कि हम फौजों को 11 सितंबर 2021 को वापस बुला लेंगे, 1 मई से उनका इनकलाब शुरू करेंगे। और ये वही एग्जैक्टली वही वाइट हाउस का ये ट्वीटी रूम है। यहां पे जाने का इत्तेफाक हुआ है, देखा है इस जगह को मैंने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, विजिट वाइट हाउस को किया होगा, जहां पे 11 सितंबर के तकरीबन 1 माह बाद प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश जो हैं वो कह रहे थे कि हम अफगानिस्तान पे अटैक करने जा रहे हैं। और कल जो स्पीच थी, चंद घंटे पहले जो स्पीच थी जिसमें उन्होंने कहा कि 11 सितंबर 2021 को हम फौजों को वापस बुलाएंगे, उसमें ना ये जिक्र था कि हमने फतह हासिल कर ली है जी अफगानिस्तान में, ना ये था कि अमन कायम हो गया है, ना उसमें यह था कि कोई मुस्तहकम जमहूरियत आ गई है वहां पे। वो एक अजब सी तकरीर थी जिसके मंदरजात में मैं बाद में बात करूंगा। एक काउंटर नैरेटिव था, एक बयानिया था कि तालिबान की हुकूमत। तालिबान कौन है? तालिबान, ठीक है, तालिबान वो है जो लोगों का सर काट रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, ठीक है। ये एक तो उसका फिर एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड हुआ था जी कि जी इस्लाम ऐसा नहीं है, इस्लाम तो इस तरह मारने की इजाजत नहीं देता, इस्लाम तो खवातीन को हुकूक देता है, इस्लाम तो। और पाकिस्तान का जो मजमूई माशरा हमेशा से लोगों का एक मजहबी रुझान हमेशा रहा है, लेकिन वो तालिबानाइजेशन की तरफ नहीं रहा कि तालिबान की तरह का कोई इस्लाम आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं रहा। लेकिन दरमियान में वो 90 की दिहाई में या कहीं पर वो कहीं से तालिबान आ गए दरमियान में, और वो बुनियादी तौर पे जो था वो उनका एक अपना सिस्टम था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनका कुछ तालिबान की थिंकिंग से कोई ताल्लुक नहीं था कि पाकिस्तान में उस तरह का निजाम आ जाए। लेकिन बहरहाल बतौर रियासत पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था जी। अब जनाब ये 9/11 हो गया। अब जब 9/11 के बाद मुशर्रफ साहब ने जब कहा कि हम तालिबान की हमायत खत्म कर रहे हैं, मोइनुद्दीन हैदर साहब गए और उस वक्त के जो डीजीआई थे वो गए, तो बात वहां पे उन्होंने ये नहीं की कि तालिबान की हुकूमत खत्म हो जाए। उन्होंने पहली बात अमेरिकन की ये नहीं थी कि तालिबान खत्म हो जाए, पहली बात ये थी कि उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले करो। अगर फर्ज करें उसामा को हवाले कर देते तालिबान, उस दिन जब ये वाकया हो रहा था तो मोइनुद्दीन हैदर साहब से वो हमारे साथ वो बीपर पे मौजूद थे, वजीर दाखिला, और मैंने वजीर दाखिला जो है उनसे ये पूछा था, मैंने कहा जी आप ये बताएं कि अगर फर्ज करें वो तालिबान जो है वो उसामा को हैंडओवर कर दें तो अफगानिस्तान में फिर तालिबान की हुकूमत रह जाएगी। उन्होंने कहा कि हाँ, अमेरिकन तो ये कह रहे हैं कि भाई तालिबान को हैंडओवर कर दें तो हुकूमत रह जाएगी आपकी, लेकिन तालिबान कह रहे हैं कि ये हमारा मेहमान है, हम तो अपने मेहमान की हिफाजत करेंगे। उसके बाद जनाब जंग छिड़ गई और फिर जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। लेकिन
इस दौरान क्या हुआ कि जैसे ही ये हुआ, मुशर्रफ साहब ने फैसला किया, हालांकि पाकिस्तान में कोई तालिबान फिनोमिना नहीं था, कोई तालिबान की कोई ऐसा, मुशर्रफ साहब ने जब एक फैसला किया तो मुशर्रफ साहब ने एक तो ये कि लोगों से मुशावरत की, तमाम लोगों से, खास तौर पे उलमाए कराम से, खास तौर पे जो ओपिनियन मेकर्स उस वक्त एडिटर्स थे, उस वक्त के जो कॉलम निगार थे, जो लोग सारे थे, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे, जो सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स थे, बड़ी बड़ी मुशावरतें हुई, लंबी लंबी मुशावरतें, और फिर एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड हुआ। अच्छा, वो लोग जो मुकम्मल तौर पे एंटी तालिबान, या आप समझ लें कि वो जो लिबरल आपका तबका है, लिबरल सेकुलर, आपके मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में लिबरल सेकुलर लोग हैं जो कहते हैं कि मजहब को सियासत में नहीं होना चाहिए। उन लोगों ने भी एक नैरेटिव बिल्ड किया, और वो नैरेटिव ये था कि जी इस्लाम जो है वो हमें ये नहीं कहता कि जो तालिबान से कह रहे हैं, तो एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड हुआ। और फिर उसके नतीजे में क्योंकि वहां पर जो है वो, ये बात मैं पहले कह चुका हूं कि तालिबान जो है वो देवबंद, मकतब देवबंद से ज्यादा उनकी कोई ताल्लुक नहीं था। असल में वो फॉलो अहले हदीस को करते थे, लेकिन चूंकि अफगान जिहाद के दौरान ज्यादा अहले हदीस के लोग नहीं थे तो देवबंद उनके ज्यादा करीब चला गया। देवबंद तो यहाँ इमाम अब्दुल वहाब से तो कोई ताल्लुक नहीं ना। इवन जो सऊदी अरब में जो इमाम अब्दुल वहाब को मानने वाले हैं, उनका मकतब देवबंद से क्या ताल्लुक है। तो देवबंद तो एक बड़े सगीर के अंदर यानी एक नजरिया है ना, एक मसलक है। तो जब आप मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं तो वहां जाके आप, अगर आप शाम में चले जाएं या आप लेबनान में चले जाएं, तो वहां पर देवबंदी और बरेलवी ये नाम तो आप नहीं सुनेंगे, बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। बरेलवी लफ्ज भी नहीं सुनेंगे। हाँ, मिलते जुलते ख्यालात जरूर होंगे, लेकिन ये जो अल्फाज हैं ये बड़े सगीर के अल्फाज हैं। तो अब क्या हुआ कि एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड हुआ, जो सेकुलर, लिबरल या जो तालिबान की सोच के खिलाफ मुसलमान यहां पे जो कि जी ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। और फिर उसके बाद वो प्रोसेस चलता रहा। उधर उस बीच में धमाके हो रहे हैं, गोलियां मारी जा रही हैं, ये हो गया, मुशर्रफ साहब पे अटैक हो गए, लोग, और तो चलता रहा। कब तक चलता रहा? बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत तक। उससे पहले फौजी आपके जवान शहीद हो रहे हैं, सिविलियन शहीद, जाने चली गई लोगों की, धमाके हो रहे हैं, वही पूरी जंग यहां पे छिड़ गई। और जो अंदर का हमारा फॉल्ट था उसको आपके आसपास के जो आपको नहीं चाहते ममालिक, उन्होंने उस फॉल्ट लाइन को उठा लिया। और नतीजा ही निकला कि जब आपने ऑपरेशन शुरू किए तो पता चल रहा है कई लोगों का कि एक तो ब्रेन वॉश है, कई लोगों को पता चल रहा है फंडिंग हो रही है, कई लोगों को पता चल रहा है कि तो एक अजब तमाशा मुल्क में बच गया। और उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई तो जो है वो पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने मौत खोल ली। फिर उसको काबू पाया, साल लगे लेकिन उसको काबू पा लिया। एक काउंटर नैरेटिव था मजबूत। यहां जो फैसला हुआ है उसमें काउंटर नैरेटिव नहीं है। काउंटर नैरेटिव हमेशा सामने होता है। यह नहीं होता कि आपने बंद कर दिया अचानक, 2-3 दिन तक आपने उनकी बात ही नहीं आनी थी। उसके बाद तीसरे दिन आपने कहा कि ये लोग तो सारे को मुआहिदा, ये 20 तारीख को एहतजाज होना था तो एक जलसा होना था, चूंकि होना था इसलिए हमें इतला थी, तो इसलिए वो इतला थी, तो इसलिए मुआहिदा खत्म करके इसलिए उनको नहीं गिरफ्तार कर लिया। फिर वो सिलेक्टिव फुटेज, नाम आपने लेना नहीं है, उन्होंने मारा लोगों को। मैं बिल्कुल ही बात आपको, ये पुलिस वालों के साथ जो हुआ है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, ये शोहदा हैं। लेकिन बात यह है कि अगर ये वाकयात के जिम्मेदारान को लाके उनसे पूछ लिया जाता कि ये आप क्यों कर रहे हैं, वो तो एक अलग कहानी बयान कर रहे हैं ना, वो उनकी कहानी बिल्कुल अलग है, जिसको ना मैं बयान कर रहा हूं यहां पे ना, लेकिन वो कुछ और कह रहे हैं। उनको आपने उनकी बात ही नहीं आने दी कि वो क्या कह रहे थे। कुछ होना था, कुछ शरपसंद अनासिर थे, क्या क्या होना था भाई। यहां पर ना IMF का बताते हैं आप, ना कश्मीर का बताते हैं आप। यहां पर राइटर्स हमें बता रहा है कि जी वो जिस अरब मुल्क के बारे में वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि 2 अरब ममालिक, और मैं वहां से 2 महीने पहले आके हाथ जोड़ के कहा कि खुदा का वास्ता वहां तो बात हो रही है, इतना भी नहीं आप वो हुकूमत गिराने, वहां तो पाक इंडिया डायलॉग चल रहा है, राइटर्स खबर दे रहे हैं। अब बात यह सारी कि इसमें काउंटर, एक तरफ देखिए ना, इमरान खान साहब का नैरेटिव क्या था जब धरना हुआ और सड़कें बंद हुई और सारा कुछ,
कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं है, लूट खसूट के लोग इस मुल्क की दौलत को ले गए, गरीबों को इंसाफ नहीं मिल रहा। चले जाना अपने जहन 2014 में चले जाएं और जरा सोचें आप इमरान खान आएंगे तो कैसा मुल्क होगा, अगर तस्वुर। अच्छा, अब वही और हुआ, इस मुल्क की लोग लूटी दौलत ले गए, अदारे तबाह बर्बाद, इंसाफ खत्म, सारी थानों कचहरियां पटवारी ये जम कब्जे, वो जो बात करते हैं माफियाज की वो सही करते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ उसको छोड़ दें आप, उसके बाद कि अब तक क्या हो रहा है उसको छोड़ें। उसके बाद जनाब नवाज शरीफ की हुकूमत है, ये उससे पहले चले जाए कादरी साहब हैं तो हुकूमत है जनाब जरदारी साहब की, पीपल्स पार्टी की, ये उससे पहले भी चले जाएं आप तो एक बयानी है और उसके सामने एक काउंटर नैरेटिव है जी। ये कह रहे हैं कि जी ये निजाम खत्म होना चाहिए क्योंकि ये लुटेरों का और इंसाफ चाहिए। एक नैरेटिव है ना इमरान खान का, स्ट्रॉन्ग बयानिया है। उनका बयानिया जो है वो ये है कि जमहूरियत, मतलब उसमें ये नहीं हुआ गया कि नवाज शरीफ ने खड़े होकर कहा कि ये चूंकि रोड ब्लॉक कर रहे हैं तो ये दहशतगर्द हो गई तंजीम, ऐसे नहीं होता। एक बयानिया होता है, उसका दूसरा एक बयानिया था कि जी तालिबान, और जवाब में था कि नहीं ये इस्लाम ऐसे नहीं होता, इस्लाम ऐसे, एक बयानिया होता है जी। अब उनका एक बयानिया है और बयानिया जो है उसके ऊपर वो मसलक नहीं है कोई। जो जितने मसालिक शुरू होते हैं इस्लाम में वो शुरू होते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे से जो शुरू होता है ना सिलसिला, तो अहले तशी, सुन्नी, शिया, फिर आगे मुख्तलिफ, यहां पर जाके जहां तौहीन रिसालत का मामला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़ज़त का मामला आता है, वहां कोई फिरका नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, बेशक। वहां क्या सुन्नी, क्या शिया, क्या बरेलवी, क्या देवबंदी, क्या। अब मसला यह है कि वो एक नैरेटिव है, वो तहरीक लब्बैक से पहले भी था, जो मैं कल बात कर, वो पहले भी था। वो पहले मैं इसलिए कह रहा हूं कि था कि जब सलमान तासीर का कत्ल हुआ था तो तहरीक लब्बैक थी क्या? तहरीक लब्बैक तो उसके बाद मुमताज कादरी, और मुमताज कादरी कौन थे? सलमान तासीर के गार्ड। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं अपने अकाबरीन को, क्या इसका काउंटर नैरेटिव क्या है कि उन्होंने कहा कि जी एक नैरेटिव बिल्ड हुआ ना, आप उस नैरेटिव में रियासत ने मुआहिदा किया, मैंने मुआहिदा किया कि फ्रांस के सफीर को निकालना है, उन्होंने तो वैसे अपनी शहरी हटवा ली है पीछे। भाई आपने क्यों, आपको नहीं पता था कि पार्लियामेंट में नहीं जा सकता मुआहिदा? क्या पार्लियामेंट के अंदर किसी शख्स में यह हिम्मत है कि वो जो है इसकी तहरीक, आपके अंदर अगर करेज ही नहीं है करने की काम, हिम्मत ही नहीं करने की, ये करारदाद पार्लियामेंट में जाके और इसके ऊपर साइन होता कि हम तहरीक लब्बैक के हम इस जो है इसको फ्रांस के सफीर को और इसको और बाहर निकाल रहे हैं और ये कर रहे हैं, इनमें से इन्होंने इनके 85-95% लोगों की तो अपनी जायदादें बाहर पड़ी हुई हैं। ये तो फ्रांस के शहरियों ने निकाला है ना आज, कहा कि आप शहर, अगर बरतानिया गए तो आप मेरे ख्याल से, और अमेरिका तो 90% काबीना उठ के चली जाएगी। बात यह है कि आपने उसका काउंटर नैरेटिव क्या बिल्ड किया? अचानक कुछ होना था, क्या होना था किसी को कुछ नहीं पता, इतलात मिली थी, अच्छा इतलात मिली थी। अब पीडीएम का होना था मार्च, पीडीएम ने कहा था ना 26 तारीख को मार्च होना है, तो मुस्लिम लीग नून पे लगाते ना आप, कलअदम करार देते थे, हमें इतलात मिली थी, मौलाना फजलुर रहमान ने कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज ने, पीपल्स पार्टी ने कर रहे हैं, आप लगाते इधर। बात यह है कि जिसको देखो वो चक्कर में लगा हुआ है कि अमेरिका बहादुर खुश हो जाए, अमृता, और जिस दिन वो खुश हो गया तो आप वो खुश होंगे। कभी इसराइल आ जाता है बीच में, कभी वो फैटअप आ जाता है बीच में, और अब कभी सी पैक पे भी होते सब नहीं, कभी आईएमएफ आ जाता है, कभी ये आ जाता है, कभी वो आ जाता है, लगे हुए हैं खुश हो जाए किसी तरह अमेरिका, बातें सुने इनकी, जबानें सुने इनकी, आप सबके सब। अब मसला यह है कि वो आपने उनको मुआहिदा किया, आप पब्लिक को बताएं कि भाई बात तो करें आके। फवाद चौधरी साहब ने आज ज़ियानत का मुजाहरा किया कि वजीर इत्तलात बनने के बाद वो नहीं आए सामने। बिल्कुल। बात यह कि लोगों को आप बताएं कि इस मुआहिदे की खिलाफवर्जी किसने की है और इसमें शरपसंदी कौन सी होनी थी। लोग सेंसिबल लोग हैं इस मुल्क के,
दूसरी बात, ये साउथ पंजाब और पंजाब के इलाके और बाकी मामलात, एक सियासी अदम इस्तेकाम और एक नया आपने वहां पे इशू खड़ा कर दिया। ये जनाजा देखा था आपने खादिम रिजवी साहब का? बिल्कुल बिल्कुल। ये कलदम हो गए लोग सारे। खुद मुल्क को संभालता है, लोग संभालते हैं अपनी रियासत को कि हमने कैसे मैनेज करना है, कैसे आगे चलना है, कैसे हमने तरीके से निपटाने हैं इश्यूज को। एक कलदम हो गया, फिर वापस हो गए, फिर वो दूसरा नाम आ गया, फिर ये भी देखेंगे, फिर वो भी देखेंगे, फिर वहां भी करें। अच्छा, कोई आलमी दीन साथ नहीं है, कोई किसी से मुशावर, कोई, मैंने आपसे कहा लिबरल सेकुलर लोग भी ऑन बोर्ड नहीं है कि भाई आप उनको बताएं तो सही कि इसके नतीजे में ये क्या हुआ, क्यों आपने साइन किया, आपको नहीं पता था? वो कह रहे हैं जाशा ने साइन किया। तो दूसरा मुआहदा किसने साइन किया जिसमें आपने कहा कि 20 अप्रैल तक तारीख हो गई है? शेख रशीद साहब से मैं बार बार हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं कि शेख साहब आप तो जानते हैं मामलात को, आप तो समझते हैं इन मामलात को। फजलुर रहमान फसाद फैलाना चाहता है। अरे भाई, अब कहते हैं ये इसने ही कर दी, पाबंदी लगा दी, ये कर दिया। अच्छा, फजलुर रहमान पे लगा सकते हैं? नहीं। मुस्लिम नून पे लगा सकते हैं? नहीं। किसी पे लगा सकते हैं? नहीं। एक तहरीके लब्बैक आपको मिल गई क्योंकि उसकी वजह कि वो शाबाश होगी, शाबाश कख होनी थी, शाबाश भाई उन्होंने फ्रांस ने कहा कि अपने लोग। ओ भाई, आप यहां पर मेरी समझ से बाहर है कि काउंटर नैरेटिव क्या है। सड़कें बंद करने की इजाजत नहीं देंगे तो सड़कें तो आपने बंद की थी। सर फाड़ने की इजाजत नहीं देंगे, वो तो सर आपने फाड़े थे। ये अगर दहशतगर्दी की तारीफ है भाई, अजीब हो। आप उसको, वो मजहबी एक जमात है और एक सोच है, उस सोच का काउंटर आप पेश करें, काउंटर नैरेटिव कि जी ये इस तरह से होना चाहिए, उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। वो ना उसके लिए कोई तैयार है, ना कोई बात करनी है, ना कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। और अचानक आपने ऐलान कर दिया। अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? वजीर प्राइवेटली के डॉक्टर साहब तब खैर तो होगी ना। ये प्राइवेटली बातें जो कि टीवी पे आने को करने को तैयार नहीं है, सवाए इसके कि वो इमरान खान तारीख इस्लाम के सबसे बड़े। भाई हमने कब कहा? हम भी कहते हैं वो तारीख इस्लाम के सबसे बड़े जो है वो मुजाहिद हैं, हम भी यही कहते हैं। मगर मसला ये है कि इसको बताएं तो सही हमें आके कि ये मुआहिदा किसने तोड़ा, कैसे तोड़ा, कौन सी तला मिली, उन्होंने क्या कर देना था 20 तारीख को आके। तो ये इशू सेटल नहीं हुआ, बरिड अलाइव है। और अल्लाह ताला खैर करे। बड़े जिम्मेदार लोगों से मेरी बात हो रही थी इस्लामाबाद में आज, वो कहते हैं बस डॉक्टर साहब अल्लाह खैर करे। तालिबान भी तो कलदम थे, वो आज भी तो कलदम है जो अमेरिका बैठा हुआ है उनके साथ। ये इस तरह मुल्क इस तरह नहीं होता। और ये बैठे बिठाए आपने मुल्क में एक नया वक्त था डॉक्टर साहब, शेख रशीद साहब टीएलपी के हक में बोलते नहीं, थे और मैं तो देखिए, शेख रशीद साहब वो वाहिद शख्स हैं जो इस मामले को समझते भी हैं, इसकी नजाकतों को समझते हैं, डिफेंड करते रहे नहीं। और वो छोड़ दें, डिफेंड छोड़ दें। वो देखिए, जब सियासत में आपको तरीका होता है। 14 निसार ने कराची ऑपरेशन हो रहा था ना, 14 दिन, उस वक्त आपको याद है तालिबान से टॉक्स करें ना करें, फिर वो गड़बड़ एक फैसला लिया, पूरी रियासत खड़ी हुई साथ, वो जाहिर शरीफ निकले, कियानी साहब के दौर में ऑपरेशन हुआ, सवात के अंदर पूरा खूनी चौक बन गया। बात यह है कि आप उसके एक पूरा जहन बनाते हैं ना लोगों का। गुर्बत है वहां पर, पंजाब के सिंध के इलाकों में बेरोजगार लोग हैं, महंगाई है, उनको वो किस तरह ब्रेन वॉश होते हैं, कैसे नहीं होते। ये डंडा बरदार लोग थे, कौन थे अल्लाह जानता है, ये इसमें कितने उनके थे। उनके लोगों को लाते हैं हम मीडिया पे, उनसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं ये, और उनसे जवाब तलब भी करते कि ये क्या ये आप तहरीके लब्बैक हैं। उनको बोलने का मौका नहीं मिला, उनके अचानक हो गया। अच्छा, अब मसला ये है कि इसको अल्लाह करे कि ये जिनको इन्होंने खुश करना है वो खुश हो जाए इनसे, लेकिन वो खुश नहीं है अभी भी, ना वो खुश होंगे पिछले 20 सालों से। ना वो पहले खुश हैं, ना अब खुश हैं, और ना होंगे, ना इसके बाद खुश हैं वो। और मुस्तकबिल में वो आपके न्यूक्लियर की बात करेंगे। मैं मुझसे ज्यादा मैं बस इधर ही रोकूंगा इस चीज को। बात ये है सारी, भाई इंडिया की लड़ाई हो रही है ना चाइना के साथ, तो वो न्यूक्लियर। मैं सुबह था एक कॉन्फ्रेंस में, मैंने इनको मैसेज भेजा यहाँ के अकाबरीन को। मैं एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर रहा था जूम पे, और उसमें बड़े अच्छे टॉप डिप्लोमेट्स, ब्लिंकन वहां से आ रहे थे जब काबुल लैंड हो रहे थे जी। तो उस दौरान वो खुद नहीं थे, लेकिन
अच्छे मुनासिब डिप्लोमेट्स और मीडिया के लोग। ठीक। तो वहां पर एक सवाल ने कहा जो इंडिया की तो चाइना से लड़ाई हो रही है, तो आपकी किससे हो रही है? मैंने कहा जी आप ही। अच्छा, मैं चुप हो गया। मैंने कहा ये क्या बात है? उन्होंने कहा जी आपको तो इतने न्यूक्लियर वगैरह की जरूरत नहीं है पाकिस्तान में। मैंने कहा जी अच्छा। मैंने कहा लेकिन आपकी असेसमेंट ही तो थी कि जिसमें इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होनी है। तो बात है कि हम और यहां पर आप देखें कि गैर संजीदगी खत्म होने को ही नहीं आ रही कि एक जगह जाके हो जाए कि आप किसी तरह इस्तेकाम लेकर आ जाएं और आने वाले दिनों में आपने बड़े इकदाम करने हैं, बड़े तवील मुद्दत। और मैं आपको बताता हूं मैं क्यों बात कह रहा हूं। ब्लिंकन साहब ब्रसल्स में थे और ब्रसल्स से वो सीधा लैंड किया है उन्होंने, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने, काबुल। और काबुल लैंड किया उन्होंने, और लैंड करने के बाद जब वो काबुल लैंड किया है उन्होंने, तो उससे चंद घंटे पहले प्रेसिडेंट बाइडेन ने वो तकरीर की जिस तकरीर का मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया जी। और वो तकरीर जो थी बुनियादी तौर पे, उस तकरीर में उन्होंने कहा कि हम यहां से निकलेंगे। वॉशिंगटन पोस्ट, बाइडेन मेड द टफ करेक्ट कॉल ऑन अफगानिस्तान। अच्छा चलें, बहुत सारे अखबार भरे हुए हैं पूरी दुनिया के, लेकिन किसी एक सुर्खी से हम शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा कि जी हम 1 मई से इनखला शुरू करेंगे और हम 11 सितंबर तक यहां से फौजें निकाल के ले जाएंगे जी। अच्छा, अब जो मैं बात कह रहा हूं ना, इमरान खान साहब से बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर क्योंकि वहां पर एक अजब सूरत हाल डेवलप हो रही है पड़ोस में आपके, इसलिए मुल्क के अंदर आप इस्तेहकाम पैदा करें। ये भी इनके वुजरा मशवरे देते हैं। कौन, मुझे यकीन करें, खान साहब से बात होती है ना, खान साहब बिल्कुल सॉलिड अपने उस पर खड़े होते हैं कि बिल्कुल इस्तेहकाम होना चाहिए, चीजें होनी चाहिए, ठीक होना चाहिए। पता नहीं कौन जाके उनको मशवरा देता है, क्या करता है, अल्लाह जानता है बेहतर। ठीक है, तो वो उधर से उधर तो डाइवर्ट हो जाते हैं, फिर उधर से उधर। अभी जहांगीर तरीन के साथ दोबारा दोस्ती शुरू हो गई है, फिर जहांगीर तरीन से वजीर आ गए, अब जहांगीर तरीन वापस आ जाएंगे। खुदा का वास्ता, इसको ये ना, अच्छा जिनको पकड़ना था उनको पकड़ा नहीं है, एनआरओ होना नहीं है, एनआरओ हो चुका है मुकम्मल तौर पर, कंप्लीट एनआरओ हो चुका है, मतलब। अच्छा, अब जनाब क्या वो ब्लिंकन साहब पहुंचे वहां पे और काबुल में उससे चंद घंटे पहले बाइडेन ऐलान कर चुके थे कि फौजों का इनखला होगा। ये वो इनखला है जिसको ना फतह, ना अमन, ना जमहूरियत, कोई सरपैर नहीं। तो ब्लिंकन अब वहां पहुंच के लोगों के, उनकी मुलाकात हुई अशरफ गनी से, उनकी मुलाकात हुई अब्दुल्ला से, और बाकी लोगों से भी मुलाकात होगी। लेकिन मैं नहीं, अभी इसके ऊपर एक आध दिन ठहर जाते हैं कि क्या वो जो पीस प्लान था ब्लिंकन का, जिस पीस प्लान के तहत सेक्रेटरी ब्लिंकन ने यह प्रपोज किया था कि टर्की के अंदर कॉन्फ्रेंस होगी, तालिबान ने आज फिर स्टेटमेंट अपनी जारी की है कि हम उस मुआहदे से हट गए जो इतने सालों से। अब सेक्रेटरी ब्लिंकन की कोशिश पूरी यह होगी कि किसी तरह से वो मुआहदा रहे अपनी जगह और वो टर्की के अंदर 24 अप्रैल को हो जाए, जो एक कॉन्फ्रेंस होनी थी अक़वाम मुत्तहिदा के छतरी तले, जिसमें अमेरिका, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, इन सारे मुल्कों ने शरीक होना था, चाइना, अभी तक तालिबान का कुछ नहीं पता कि तालिबान उसमें शरीक होते हैं या नहीं। उसके साथ ही उनकी वहां मुलाकात अब्दुल्ला से, अशरफ गनी वही जिसको उन्होंने कहा था कि तुम स्टेप डाउन हो जाओ, निगरान हुकूमत बनेगी। तालिबान ने रद्द कर दिया था उसको, यह तालिबान खामोश थे। और वो सेक्रेटरी ब्लिंकन का वो प्लान ज़हन में रखें, वो 7 मार्च को आया था। 7 मार्च को उस प्लान में यह था कि अफगानिस्तान में निगरान हुकूमत कायम की जाए, तालिबान जिसका हिस्सा हो, और अशरफ गनी स्टेप डाउन कर जाए। ठीक है, और चंद माह वो रहे और इस दौरान वायलेंस खत्म हो, नया आइन लिखा जाए। इस तरह इसी दौरान एक और मुसवदा आ गया सामने कि नहीं जी अशरफ गनी साहब और ये और सारा। अब अफगानिस्तान कैसे सेटल होता है? अफगानिस्तान ऐसे सेटल होता है कि वहां पर एक किताब आई है, पता नहीं हमारे पास उसका है कि द जर्नल्स हैव नो क्लोथ्स, द जर्नल्स हैव नो क्लोथ्स। अच्छा, और इसके जो राइटर हैं, ये बड़ी कमाल किताब है, विलियम एरकिन की किताब है, बड़ी जबरदस्त किताब है। ये मेरे ख्याल से अमेजॉन पे तो है, लेकिन ये यहां पे शायद इसकी हार्ड कॉपीज वगैरह भी अवेलेबल। अच्छा, अब जनाब ये जो है द जर्नल्स हैव नो क्लोथ्स के अंदर जो इनके विलियम आर्किन है, वो ये कह रहे हैं कि जी हमारी प्रेजेंस अफगानिस्तान में रहेगी, लेकिन नादीदा रहेगी। नादीदा यानी नजर ना आने वाली भरपूर प्रेजेंस हमारी अफगानिस्तान में होगी, और उसके साथ ही हमारे लिए वस्ती एशियाई रियासतें भी अहमियत इख्तियार कर गई हैं। यानी उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान,
तौर का मैंने ये सारी वस्ती, क्योंकि यहां पर बेसिस हमें चाहिए होंगी। साथ ही हम पर्शियन गल्फ में और इंडियन ओशन और यूरोप स्ट्राइक्स के, लेकिन वहां पर अफगानिस्तान में लोग पूछ रहे हैं कि आप यहां से, यहां पहली बात तो आए क्यों थे और जा क्यों रहे हैं, मतलब किस हाल में छोड़ के जा रहे हैं, एक परेशानी, एक कोफ्त है, कोई अमन होगा नहीं होगा। इस पूरे प्रोसेस में जब वहां पर अफरा तफरी है, अमेरिकन ने अपने 2 वॉरशिप जो यूक्रेन भेजे थे वो विड्रॉ कर लिए। अच्छा, कि अभी अभी हम, लेकिन प्यूटन पे और सैंक्शंस लगा दिए और पाबंदियां लगा दी हैं, लेकिन अपने वॉरशिप्स रोक देंगे जी। और ये सारा का सारा जो एक आप कहते हैं ना, एक ऐसे करके राउंड पूरा, इसमें जो वाहिद चीज जिसके लिए पूरी कौम चीखे कि खुदा का वास्ता इस्तेकाम ले आए मुल्क के अंदर, सियासी इस्तेकाम ले आए तो मीशत ठीक हो जाएगी। सियासी अब वो जो इस्तेकाम सियासी आया जी, जिसके नतीजे में लोगों को हुआ कि अब सिर्फ कोविड के ऊपर, महंगाई के ऊपर इधर फोकस कर रहे हैं, तो पता चला कि जनाब ये एक नया जी, जिन लोगों को मसाजिद में होना चाहिए था उनको अपने सड़कों में आप ले निकाल के, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि वो गायब हो गए सारे के सारे। एक ब्रेक ले लेते हैं नाजरीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, खित्ते की मामलात पर जाने से पहले सवाल आपसे करना चाहूंगी, इन हालात में हुकूमत को अब क्या करना चाहिए, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? हुकूमत को मुशावरत करनी चाहिए थी इससे पहले उलमा के साथ जी, उलमा के साथ भी, और जो मतलब कहीं ना कहीं इसकी मुशावरत जरूर होनी चाहिए थी। काबीना भी का इजलास भी तो नहीं हुआ इस पर, पहले फैसला हो गया तो फिर काबीना ने अप्रूव किया, एतमाद तो में नहीं, मकसद वजीर काबीना का इजलास भी नहीं हुआ ना, पहले फैसला हो गया तो फिर काबीना के अंदर समरी मूव हुई है। तो ये देखिए, बात ये सारी इस तरह नहीं होता। मैंने कहा जी काबीना के वो कहते हैं हम तो नहीं, हम तो आवाज उठाते हैं इसके ऊपर कि ये क्या बात हुई भला। मसला ये है कि पार्लियामेंट को भी छोड़ दें आप, बाकी भी छोड़ दें आप, काबीना में तो डिस्कस हो सकता था ना। बिल्कुल हो सकता। अच्छा, अब वो उधर भी नहीं हुआ। लोगों के ऊपर तशद्दुद किसी सूरत जाए, मतलब तशद्दुद क्या, ये तस्वीर ही नहीं है इस्लाम की, इसमें कोई दो आरा है नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये तो कोई, मैं आपसे कह रहा हूं कि काउंटर नैरेटिव क्या है, कोई सियासी जमात, कोई मजहबी जमात, कोई मतलब कोई असातिज़ा की एसोसिएशन, कोई वाइस चांसलर्स, कोई कह रहा है कि ये ठीक हुआ। लोग कह रहे थे कि सड़कें बंद कर दी, पुलिस वालों को मार दिया आपने, क्या उनकी बात 2 दिन सुननी ही नहीं थी, क्या हुआ, मतलब पकड़ के मीडिया पे पूछते हैं उनसे क्या आपने क्या कर रहे हैं आप, ये एक ज़हन साजी। उसके बाद आपने टक करके वो उनका एक खतरनाक मंसूबे थे। क्या मंसूबे थे? मैंने वजीरों से पूछा मंसूबे बताए, वो कहते हैं बस वो यार हमें तो बताया कि वो खतरनाक मंसूबे थे। मैंने कहा अच्छा, कुछ अर्से पहले तो फजल रहमान साहब के खतरनाक मंसूबे थे और मरियम नवाज साहबा के बनने लगा था। क्या था, एक अपने आप को एक वो अजीब सा मजाक बनवाने वाली बात है ना। ये चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा अल्लाह जाने, मैं नहीं जानता, लेकिन बदमज़गी, और ये खत्म हो गया। ये जो लोग थे सारे, सड़कें खुल गई तो खत्म हो गया सारा। अच्छा, वही पुलिस वाले अल्लाह ताला इनको सेहत दे और जो जख्मी उनको सेहत दे, और बाकी जो आम लोग हैं या जो उनके मुजाहिरीन उनको भी अल्लाह ताला सेहत दे, हिदायत दे, इनको भी उनको भी सबको हम सबको दे। बात ये सारी कि वही टिपिकल नहीं होता, तस्वीरें लिखा हुआ ऊपर शेर शायरी, वो जो टिपिकल वो अफगानिस्तान दाएं बाएं होता रहा। यहाँ अभी तक मैंने कहा शेख रशीद साहब, मैं क्यों कह रहा हूँ कि शेख रशीद सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, उसकी बारीकियां समझते हैं, खबरें, चीज़ें, इंफॉर्मेशन, उनको पता है ये क्या है सारा मामला। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये शेख रशीद साहब, कोई और होता ना, एजाज शाह साहब होते तो भी मैं कहता कि एजाज शाह भी चूंकि DGI भी रहे हैं, उनको भी नज़ाकतें पता हैं, वो भी मुशर्रफ साहब के साथ सारे मामला को देखते रहे, वो भी बोला शेख रशीद साहब भी देखते रहे, ये वो लोग देखते रहे हैं मामला को। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पर काउंटर नैरेटिव है ना, मैंने IMF में जाना है, दूसरे कहीं नहीं जा, IMF में नहीं जाना, ये मुतबादिल ऐसे होगा। कोई काउंटर नैरेटिव होता है ना हर चीज का। आप कहते हैं जी हमने चाइना के ब्लॉक में जाना है, वो कहेंगे नहीं चाइना के ब्लॉक में नहीं जाना है, रशिया के ब्लॉक। एक काउंटर नैरेटिव ये थोड़ी होता है कि आपने एक उधर से बयानिया आ गया तो आपने जवाब में कहा ये दहशत गर्द हैं। ये बयानिया नहीं होता भाई, ये बयानिया तो सब पे फिट होता है, फिर तो पूरा पाकिस्तानी का खत्म हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है। मीडिया है तो अच्छा, वो ये यूं है तो ये ऐसे, तो अच्छा, ये डालते हैं ऐसे तो ये
ओ भाई पूरे मुल्क को खत्म करके फिर आप 5, 7, 8, 10 लोग बैठे रहे, ऐसे नहीं होता। आप लोगों से मुशावरत करते हैं, अब बात करते हैं कि यार ये मसला प्रॉब्लम है, ये मदारिस हैं, ये तो कैसे डील करें। मुशर्रफ साहब ने मैं मुशर्रफ साहब को सबसे बड़ा नकाद रहा हूं 9/11 के बाद। मैं पूरे प्रोसेस को देखता रहा हूं एक जनरल कियानी के तौर पे। मुझे नहीं इल्म था इस बात का, मुझे पता चला प्रॉपर जो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो है वो इस तरह के ISI और MI और IB और बाकी जो पुलिस स्पेशल वो सिक्योरिटी अदारे, क्योंकि मैं अरब स्प्रिंग यहाँ के वो उलमा के साथ उनकी जो हसासियत है, उनके मामलात हैं, कैसे संभालना है, कैसे चलना है, कैसे आगे, इतना इसको तरीके से लेके चलते रहे कि वो अरब स्प्रिंग यहाँ नहीं आई हमारे। अरब स्प्रिंग पूरी कोशिश फंडिंग हुई कि अरब स्प्रिंग आ जाए, नहीं हो सकी। यहां अल्लाह का शुक्र है ऐसे रहे, वाकयात पेश आए, ये जैसे हुआ वाकया ये कोयटा वाला या बाकी जो हजारा कम्युनिटी आते रहे पेश, लेकिन उसके बावजूद लोग ऐसे रहे हमेशा। अब आप लोगों को आपने उठा के वो देवबंद, मतलब पहले वो उधर TTP अहले हदीस देवबंद, अब आप सब बरेलवी, तो अब क्या, अब मुझे बताएं क्या है। जो अहले तशय्युह है वो कभी भी इसकी हमायत नहीं करेंगे। हाँ, तशद्दुद की सब हमायत करेंगे कि सड़कों में मारा है, सबसे पहले नाम किसका आएगा कि कौन से पहले करता रहे। ये गड़बड़ हुई है। यहां पर खान साहब को मुशावरत करनी चाहिए थी, और हमारे जो दूसरे अकाबरीन हैं उनको भी मुशावरत करनी चाहिए थी। ये अफरा तफरी खड़ी करने की जरूरत नहीं थी। तो क्या मैसेज गया दुनिया भर में हमारा इस वक्त, यानी लोग इस वक्त रोजगार के लिए रमजान, आपको देखिए फुटेज आ रही है, लोग अफ्तार खोल रहे हैं वहां पर फलस्तीन में, कोई मिस्र में, कोई अमेरिका में, कोई फ्रांस में, कोई जर्मनी में, कोई इंग्लैंड में, कोई जापान, उधर रोजे खोल रहे हैं। पाकिस्तान से क्या फुटेज आ रही है कि जनाब लोग सड़कें आपको आग लगा रहे हैं, और किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। अचानक कुछ हुआ है, अचानक एक इरादा था, अचानक एक प्लान था, काबीना के वजीरों को जिनको भी नहीं पता, बीबर देने को फोन बात करने को तैयार नहीं। अब मसला यह है कि इसको अल्लाह करे कि ये सही तरह से संभाल लें, और गुजारिश इनसे फिर भी वही कि इसका काउंटर नैरेटिव बिल्ड करें। एक काउंटर नैरेटिव, और काउंटर नैरेटिव ये नहीं है कि सड़कों पे जलाओ की इजाजत नहीं दी जाएगी। भाई क्या बातें करते हैं, बच्चों क्या बातें करते हैं, इजाजत लेके कुछ सड़कों के घिराव जलाओ करेंगे आपसे, शुक्र करेंगे घिराव जलाओ, अगर वो घिराव जलाओ तक ही रह जाते हैं तो शुक्र करें। बात यह है कि ये क्या बातें करते हैं, सियासत, और इनको नहीं कि मुल्क किस तरह चलना है आगे। अल्लाह अपना करम करे। यहां पर जब जनाब क्या हुआ कि वो ब्लिंकन साहब का वो जो प्लान था टर्की वाला जी, अब देखिए ना रीजन को, आप पूरे रीजन भी देखें, बीच में ये पाकिस्तान में, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई अफरा तफरी पैदा करवाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में मुनज़्ज़म अंदाज में, जहां सुकून आता है। जो मैं बार बार कहता हूं, 3-4 चीजें, महंगाई, कोविड, वैक्सीनेशन, ये कोई पाकिस्तान को प्रॉपर किसी ने यहां पे कोई ऐसा रखा हुआ है कि अदम इस्तेकाम पैदा होता रहे कुछ ना कुछ। अब जनाब वहां पर यूक्रेन, बहर अस्वद, 2 जहाज इन्होंने कहा था कि हम भेजेंगे, बाइडेन साहब ने। अब देखिए स्ट्रेच हो रहे हैं, अमेरिका स्ट्रेच हो रहा है, और अमेरिका स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन उस स्ट्रेच के अंदर उन्होंने हर हाल में अपने इत्तेहादियों को यकीन दिलाना है कि तुम्हें हमसे खतरा नहीं है, मतलब तुम्हें हमसे, यानी हमारे साथ रह के खतरा नहीं है, तुम हमारे इत्तेहादी रहो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है जापान का, और वो शुरू हो जाएगा अगले चंद घंटों में, क्योंकि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर सुगा हैं वो पहुंच रहे हैं जनाब वॉशिंगटन, और वॉशिंगटन में चंद घंटों बाद पहले गैर मुल्की सरबराह होंगी जिनकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट बाइडेन से व्हाइट हाउस में, और वहां से बाइडेन उनसे कहेंगे कि आप ताइवान के हक में और चाइना के खिलाफ या बयान सिर्फ ताइवान के हक में भी बयान दे दें तो काम चल जाएगा। और वहां से चाइना मुकम्मल तौर पे मैसेज कर रहा है कि ख्याल रखना, आना इधर ही है वापस। जापान में कोई 50,000 अमेरिकन ट्रूप्स हैं, ठीक है, और सवाल यह है कि अगर ताइवान के ऊपर, एक सवाल बड़ा यह है कि ताइवान के ऊपर अगर अटैक करता है कल को चाइना, जो कि करेगा, ठीक है, शी जिनपिंग करेगा, तो उस सूरत में अमेरिका क्या करेगा या जापान क्या करेगा? डायरेक्टली वो मेनलैंड चाइना पे अटैक करेंगे, या चाइना की एडवर्सरीज कौन सी हैं आसपास? नॉर्थ कोरिया तो पहले ही मिसाइल चलाता रहता है। मतलब ये जंग किस अंदाज में होगी? जापान की सबसे ज्यादा तिजारत अमेरिका से नहीं है, चाइना से। इंडिया की सबसे ज्यादा तिजारत
अमेरिका से नहीं, चाइना से है। ये कितना बड़ा गुफक था ट्रंप का कि तिजारत तोड़ दो, तो टिकटॉक बंद करवा दिया था इंडिया के अंदर, एप्लीकेशंस बंद करवा दो, ये करा दो। उसके लिए पता चला वो तो बंद हो गई, तो सारी ट्रेड तो चाइना से हो। ये एक पेचीदा नई जंग शुरू हो चुकी है, बड़ी जंग। अब सवाल ये है, इसमें वो उन्होंने कहा कि जनाब यूक्रेन पे हम 2 जहाज नहीं भेजे, अब जरूरत अमेरिका की क्यों पड़ गई है। अब आप ये सोचती देखें, इस वक्त इन हालात में जरूरत किसकी पड़ी है? टर्की की। टर्की की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि अमेरिकन ये कह रहे हैं कि नेटो की और हमारी सारी फोर्सेस तो यहां से चली जाएंगी, लेकिन टर्की का सबसे ज्यादा असर है इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर। नॉर्दर्न अलायंस, दोस्तम, तालिबान, सब उनकी इज्जत करते हैं। तो टर्की अमेरिका की हेल्प करे। टर्की के अमेरिका की हेल्प करेगा, किस हद तक करेगा? और दूसरा, टर्की की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि यूक्रेन, जरूरी नहीं कि पुतिन डायरेक्ट यूक्रेन, अगर नक्शा हम दिखा सकें तो अपने नाजरीन को, यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन का जो एक बॉर्डर है वो मिलता है बेलारूस के साथ जी। और बेलारूस वो जगह है जहां पे चंद माह पहले इलेक्शन हुए थे, और हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि वहां पे हंगामे हो गए, और हंगामों के नतीजे में वहां जो सदर मौजूद है, जो कि एक तरह से डिक्टेटर ही है, तो उसको दुनिया नहीं मान रही, मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन उसको रशिया की सपोर्ट है। लेकिन पुतिन भी जानता है कि इसका झुकाव अब हो सकता है कि बेलारूस के थ्रू यूक्रेन में, क्योंकि बेलारूस की फौजें जमा होनी शुरू हो गई हैं। बेलारूस जिसका मुकम्मल दारोमदारी पुतिन पे नहीं, पुतिन डायरेक्ट ना जाए, यानी वाया बठिंडा, वो मतलब बेलारूस की जो सरहदें हैं यूक्रेन के साथ, वहां पे बेलारूस की फौज जमा हो रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक लेके वापस आके आपसे मजीद और बात करें। मदद कौन कर सकता है अमेरिका की इस वक्त? यहां पर टर्की। ठीक है, आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आप खित्ते की मामलात पर बात करते हुए आपने ये बात की थी कि रशिया पर भी मजीद सैंक्शंस लगाए गए हैं अमेरिका की जानिब से। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान से लिंक हो रही हैं जी। ये सब चीज़ें पाकिस्तान इस खित्ते से लिंक हो रही हैं, क्योंकि अगली जंग का मरकज़ ही, जैसे कहते हैं वर्ल्ड वॉर कहाँ हुई थी, तो वर्ल्ड वॉर यूरोप में हुई थी। पहली जंग अजीम कहाँ हुई थी, तो यूरोप में हुई थी। दूसरी कहाँ हुई थी, यूरोप में हुई थी, लेकिन फिर उसका एक थिएटर पैसिफिक में खुल गया था। ये इस जंग का जो मरकज है वो एशिया है जी। ठीक है, अब एशिया से आप यूरोप भी जोड़ रहे हैं, अफ्रीका भी जोड़ रहे हैं, लेकिन मरकज ये है सारा, और पाकिस्तान दरमियान में। अब यहां पर फॉरेन पॉलिसी आज ये लिख रहा है कि बाइडेन इज डन विद अफगानिस्तान, इज अफगानिस्तान डन विद अमेरिका। ठीक है, ये एंडलेस वॉर्स हैं, इसमें बहुत सोच समझ के, बहुत तरीके के साथ। अच्छा, और जनाब न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी न्यूज ब्रेक की है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टू इंपोज टफ सैंक्शंस ऑन रशिया। रशिया पे उन्होंने सैंक्शंस मजीद लगा दी, क्योंकि रशिया का वो क्यों लगाई सैंक्शंस? इसलिए कि रशिया इल्जाम है कि उन्होंने इलेक्शन के दिनों किया था, 10 डिप्लोमेट्स निकाल दिए हैं, 10 डिप्लोमेट्स अमेरिका से निकाल दिए हैं उनके, रशिया के 32 उनकी शख्सियात के ऊपर इल्जाम लगा के पाबंदी आयद कर दी है, और बैंकों पे सारा। लेकिन जो तास है क्रेमलिन से, वो कह रहे हैं कि इट वाज टिट फॉर टैट एक्शन अगेंस्ट एनी न्यू एंटी रशियन सैंक्शन वाशिंगटन। सही। अच्छा, ये अब इशू ये है सारा, ये चल रही है बड़ी ताकतों की जंग। इसमें एक पोजीशनिंग पाकिस्तान, मिसाल के तौर पे आप देखें कि अरब सऊदी अरेबिया ने फिर कहा है कि कोलिशन टेक्स आउट 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स, फिर वहां अटैक हुआ है हुतीस का। और इसी दौरान ये खबर भी आ रही है कि जनाब जो आर्म सेल्स थी वो यूएई को भी और सऊदी अरेबिया को भी बहाल कर दी हैं। ठीक है, क्योंकि ईरान 60% पे अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट ले जाके, अभी तक नहीं पता, जैसे तालिबान का नहीं पता कि आप कॉन्फ्रेंस में जाते नहीं जाते, यहां पर भी नहीं पता कि ईरान वियना में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें किन कंडीशंस और किस तरह जाता है। इसराइल के इस जो भी अटैक हुआ है उनकी फैसिलिटीज के ऊपर, तो बात यह है न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, बात यह है कि अब इस पूरी ये आपका पड़ोस है ना। हाँ। ईरान इधर है, इंडिया चाइना इधर है, अफगानिस्तान इधर है, यूक्रेन उसके साथ ऊपर है, इधर बेलारूस है, इधर वो जो अमेरिकन बेसिस हैं वो क्या कह रहे हैं वहां पे जाके? वो कह रहे हैं कि हम यहां से फौजें कंप्लीट निकालते हैं। तो इनसिक्योर हो गया ना अफगानिस्तान के, तो पीस ही नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ यहां पे? क्या किनके सारे छोड़ के जा रहे हैं आप? तो वो ये कह रहे हैं कि जी अब हम ये जो सेंट्रल एशिया की स्टेट्स हैं जो कि फॉर्मर सोवियत यूनियन है, यहां पर अपनी बेसिस को बढ़ाएंगे। यानी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन स्टार्ट किसके साथ हो रही है? उन रियासतों के साथ जो कि
शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर्स भी हैं और रशिया के मिन्स्क ग्रुप के मेंबर भी हैं। ठीक है। अब वहां पर अमेरिकन बेसिस, तो इस पूरी पिक्चर में पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम, बातचीत, प्यार मोहब्बत, सुकून, अगर मसाइल हल नहीं हो रहे तो नए मसाइल पैदा ना करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक पुराना मसला हल कर दें तो बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। नहीं हल होता नए पैदा मत करें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है डॉक्टर साहब। नाजरीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।